Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class their topic of directions of torque. As you know guys, in previous class we have started this chapter number 6, which is equilibrium, and we have discussed the topic of torque और you can say moment. तो टॉर्क और मोमेंट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया और टॉर्क और मोमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कि किसी भी फिक्स पॉइंट के राउंड अबाउट कोई टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, किसी बॉडी में कोई टर्निंग इफेक्ट आ रहा है फोर्स की वजह से, ठीक है, तो वो टर्निंग इफेक्ट बेसिकली क्या कहलाता है बेटा, टॉर्क, या जिसको हम कह सकते हैं मोमेंट। और इसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई इसका जो सिंबल है वो है टॉ, ठीक है, और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है बेटा, टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू डी, ठीक है बेटे। फिर ऐसे यूनिट की बात करें तो फॉर्मूले से हमने इसका ऐसे यूनिट भी हमने लास्ट क्लास में बना लिया था कि इसका ऐसे यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और जो आप ये कह सकते हैं फोर्स आर्म, उसका यूनिट जो है वो आपके पास मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर जो है वो टॉर्क या मोमेंट का ऐसा यूनिट, ये हमने लास्ट क्लास में चीज़ें हम पढ़ चुके थे, ये लास्ट क्लास में चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। बस यहाँ पे बस थोड़ा सा रिवीजन के लिए चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। और दूसरे कि जब हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तब भी ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यूनिट जो है वो पता होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में जो है वो यूनिट और फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है बेटे। तो अब चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने, और आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के बारे में कुछ ज़्यादा हमने डिस्कस करना नहीं है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लिखनी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इनकी डायरेक्शन डिस्कस करेंगे कि टॉर्क की कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, टॉर्क की कितनी डायरेक्शंस होती हैं, और वो किस तरह से यहाँ पे जो है वो टॉर्क यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगा, उन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। चलते हैं ये टॉपिक स्टार्ट करने, तो देखिएगा कि यहाँ पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कितनी डायरेक्शंस हैं, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, किस तरह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। चलते हैं इसको डिस्कस करने। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, और ये डायग्राम बिल्कुल सिमिलर है, अगर आपने स्कूल में प्रैक्टिकल कर लिया, नहीं तो फिर आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे स्कूल में, और वो जो स्कूल में आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल नंबर 4 एक्सपेरिमेंट नंबर 4 बिल्कुल यही जो है वो प्रैक्टिकल है, यही एक्सपेरिमेंट उसके अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो डायग्राम है इससे हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, लेकिन बिल्कुल ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है मूवमेंट एपरेटस की डायग्राम, जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 4 है, ठीक है। तो वो जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तब आप लोग जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिकली सीखेंगे कि किस तरह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। और मूवमेंट एपरेटस क्या होता है, उसके अंदर ये आपके पास एक स्टैंड होता है, उसमें लगा हुआ होता है एक स्केल, और यहाँ पे हम फिर वेट्स जो है वो हैंग करते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि भाई स्टैंड के ऊपर या स्केल या रॉड यहाँ पे हैंग हुई है, ठीक है, और जो है उसके ऊपर आपने जो है वो वेट जो है वो हैंग किए हुए हैं, 2 वेट जो है वो राइट साइड पे, 2 वेट जो है वो आपने लेफ्ट साइड पे जो है वो हैंग किए हुए हैं, ठीक है, जिससे जो है वो वेट से जो है स्केल या रॉड में जो टर्निंग इफेक्ट आएगा उससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे अगर वेट है तो इस वेट से जो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट आएगा उससे इस साइड पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में ये एक्सपेरिमेंट एज अ प्रैक्टिकल जो है वो आप इसको करते हैं, प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि टॉर्क किस तरह से प्रोड्यूस होगा, और वहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क भी जो है वहाँ पे वहाँ चेक करते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो कैसे जो है वो बैलेंस है, कैसे इक्वल है। तो खैर ये तो सारी बात की बातें, इसको अब यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे डिस्कस करें तो थ्योरेटिकल इसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, तो ज़रा देख लीजिएगा कि भाई आपके पास एक स्केल या रॉड है जो कि एक स्टैंड के ऊपर जो है वो हैंग हुआ है, और उसके ऊपर आपने जो है वो 4 वेट्स जो है वो हैंग किए हुए हैं, ठीक है। और 4 वेट्स में आपने 2 वेट जो है वो राइट साइड पे और 2 वेट जो है वो लेफ्ट साइड पे रखे हैं। ज़रूरी नहीं कि वेट जो है वो आपके पास इक्वल हो, ठीक है, यहाँ पे वेट जो है वो अनइक्वल वेट्स भी जो है वो आप ले सकते हैं। तो 4 वेट्स हमने यहाँ पे लिए हुए, कंसिडर कर लिए 4 वेट, इसको आपने W1 W2 W3 और W4 का नाम दे दिया, ठीक है। अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फलक्रम कहते हैं, ठीक है बेटे। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे जो है वो स्केल हैंग हुआ है, जिस पॉइंट से जो है इस रॉड को सपोर्ट मिली हुई है, ठीक है, तो इस पॉइंट को बेसिकली पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फलक्रम कहते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फलक्रम की अगर हम बात करें तो यहां से लेके ये आपके पास है W1 जो पहला लोड है। अच्छा, अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क, अगर आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने जो टॉर्क डिस्कस किया और अगर आप लोगों को याद हो कि टॉर्क क्या है, कहते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि अगर आपके पास कोई
जो है बॉडी है वो एक पॉइंट से जो है वो सस्पेंड हुई है जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और एक पॉइंट पे आप लगा रहे हैं फोर्स, और फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है बेटा? टॉर्क। तो टॉर्क के लिए दो चीजें जरूरी हैं जिसके हमने फैक्टर जो है वो डिस्कस करे, एक फोर्स और एक फोर्स आर्म, मतलब एक पॉइंट ऑफ फोर्स और फोर्स आर्म, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पॉइंट ऑफ फोर्स के बिटवीन डिस्टेंस लाजमी है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पॉइंट ऑफ फोर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं फोर्स आर्म, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डी से। और फोर्स, तो आपने देखा फोर्स और फोर्स आर्म ये दो फैक्टर्स हैं किसके? टॉर्क के। तो अब हम यहाँ पे जब टॉर्क की बात करेंगे भाई, टॉर्क के दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एक फोर्स और एक फोर्स आर्म। तो फोर्स और फोर्स आर्म के बाद मतलब अगर किसी भी फोर्स आर्म पे फोर्स अप्लाई करें और टर्निंग इफेक्ट आए तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टॉर्क है क्या? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो टर्निंग इफेक्ट कहलाता है टॉर्क। अब टॉर्क के लिए प्रोड्यूस करने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक फोर्स और एक फोर्स आर्म, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय दी फोर्स, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि अगर ये स्केल है, ये जो रॉड है, इसके ऊपर आपने वेट हैंग किए हुए हैं, तो ये जो वेट है एज अ फोर्स यहाँ पे एक्ट करेंगे, मतलब इस वेट से यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसको आप यहाँ पे W1, वेट भी एक्चुअली आप ये कह सकते हैं फोर्स है, ठीक है। ये जो आपने लोड हैंग किया हुआ है इसका जो वेट है वो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसको आपने यहाँ पे W1 का नाम दे दिया, ठीक है। जो सेकंड लोड आपने हैंग किया हुआ है इसका जो वेट है वो भी यहाँ पे एज अ फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड, उससे जो है वो ये इसके लिए रॉड मूव करते हुए नीचे जाएगी, तो उससे जो आप ये कह सकते हैं टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे हम टॉर्क 2 का नाम देंगे। तो लेकिन आप ये देख सकते हैं कि भाई दो लोड यहाँ पे आपने हैंग किए हुए हैं और उनसे जो है टुवर्ड्स डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये जो रॉड है, ठीक है, स्केल जो है मूव करते हुए नीचे जाएगा और उससे जो है टर्निंग इफेक्ट आएगा और उस टर्निंग इफेक्ट से यहाँ पे बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे जो लोड आपने हैंग किए हुए हैं, ठीक है, तो लोड का जो वेट है, ठीक है, यहाँ पे जो दो लोड है W3 है, इसका जो वेट होगा वो एज अ फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन का होगी डाउनवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड की वजह से यहाँ पे क्या होगा? इस स्केल पे टर्निंग इफेक्ट आएगा, रॉड पे टर्निंग इफेक्ट आएगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जो W3 है, ये जो आपने लोड यहाँ पे हैंग किया हुआ है, ठीक है, ये चौथा जो लोड है इसका जो वेट है W4 से आपने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। तो एज अ फोर्स एक्ट करेंगे तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, इस स्केल पे जो फोर्स लग रही होगी यहाँ पे डाउनवर्ड, जिसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो इस तरह से यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट आएगा, स्केल या रॉड मूव करते हुए यहाँ से नीचे जाएगा और उस टर्निंग इफेक्ट से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उससे जो है आप टर्निंग इफेक्ट से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसको आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का नाम देंगे, ठीक है। तो ये चीजें ऐसा ऐसा डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको मैंने बात की कि भाई दो चीजें जरूरी हैं, एक फोर्स और एक फोर्स आर्म। अब देख सकते हैं कि जो आपने वेट्स जो हैंग किए हुए हैं ये एज अ फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं कि भाई W1 जो है इसकी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, W2 की फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, W3 फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, W4 फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो ये जो लोड है आपने हैंग किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं स्केल पे, रॉड पे, जिनकी डायरेक्शन क्या है बेटा? डाउनवर्ड है, ठीक है। जब इन लोड को डिस्कस करते हैं W1 W2, उससे जो है वो अगर हम बात करते हैं सिर्फ इस लोड को, इन दो लोड को कंसीडर करेंगे तो उससे रॉड मूव करते हुए नीचे आएगी, स्केल मूव करते हुए यहाँ से नीचे आएगा, उससे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इन दो लोड्स को, इन दो वेट को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से जो ये रॉड है, ये स्केल जो मूव करते हुए नीचे जाएगा, यहाँ से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यहाँ से जो उस टर्निंग इफेक्ट से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब सिर्फ फोर्स की वजह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, फोर्स के साथ साथ आपको और क्या चाहिए होता है बेटा? फोर्स आर्म चाहिए होता है, ठीक है। और फोर्स आर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा देखिएगा ये जो W1 है, ठीक है, वो यहाँ पे आप ये जो W1 है आप ये कह सकते हैं ये पॉइंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। ये आपने पहला लोड हैंग किया हुआ है जो इस पॉइंट पे स्केल या रॉड पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, इस W1 की वजह से फोर्स लग रही है यहाँ पे डाउनवर्ड, जिसकी वजह से स्केल मूव करेगा, नीचे जाएगा। तो पॉइंट ऑफ फोर्स से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है ये आपने बोल दिया ये पॉइंट ऑफ फोर्स है, पॉइंट ऑफ फोर्स और ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यहाँ पे हम नाम दे देंगे D1 का, यहाँ पे हमने नाम दे दिया D1 का, सही है। और ये जो सेकंड लोड है जिसको आपने W2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से इस पॉइंट से, क्योंकि जो लोड है यहाँ पे हैंग हुआ है, तो इसका मतलब W2 ये जो सेकंड लोड है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका पॉइंट क्या है? यहाँ, मतलब इस पॉइंट पे ये लोड जो है फोर्स क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है,
तो इस पॉइंट ऑफ फोर्स से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पे हम नाम दे देंगे d2 का, ठीक है, क्योंकि ये लोड को आपने W2 का नाम दिया हुआ है, तो इससे लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक के डिस्टेंस को आपने D2 का नाम दे दिया। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं D3, तो W3 जो है ये जो थर्ड लोड है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट ऑफ फोर्स से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यहां पे आप W3 का नाम दे देंगे। ये जो W4 है, फोर्थ लोड है, कि यहां पे इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यहां से लेके पॉइंट ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, W4 से लेके इस पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है इसको आपने यहाँ पे D4 का नाम दे दिया, ठीक है बेटे। तो आपने देखा कि W1 से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है इसको आपने D1, W2 से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है इसको आपने D2, W3 से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है उसको आपने D3, और W4 से जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है उसको आपने यहाँ पे D4 का नाम दे दिया, ठीक है बेटे। तो अब आप जरा देखिएगा कि भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, F इंटू डी, और अगर यहाँ पे फोर्स जो है वो वेट है, अगर यहाँ पे फोर्स जो है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉ इक्वल्स टू एफ इंटू डी, ठीक है, और अगर यहाँ पे फोर्स जो है वो वेट है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टॉ इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू डी, ठीक है बेटे। तो अगर यहाँ पे फोर्स जो है वो आप ये वेट जो है, लोड जो है यहाँ पे हैंग किए हुए हैं, ठीक है, इनका जो वेट है वो वेट बेसिकली क्या है, वो फोर्स एज अ फोर्स यहाँ पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उसको आपने W1, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है W2, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है W3, और इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उसको आपने W4 का नाम दे दिया, W4 से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने टॉर्क का फॉर्मूला बना लिया W इंटू डी, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला है F इंटू डी, लेकिन अगर यहाँ पे फोर्स जो है वो वेट है, वेट जो है फोर्स की जो टाइम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो वेट यहाँ पे जो है एज अ फोर्स बिहेव कर रही है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा W इंटू डी, के वेट और फोर्स हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। अब जरा देखिएगा कि आपके पास जो फोर्स है वो W1 है और इसका जो फोर्स आर्म है वो क्या है, D1। तो W1 और D1 से, W1 फोर्स, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, W इंटू डी, इससे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो W1 और D1 से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसको आप टॉ1 का नाम दे देंगे, इसको आप क्या नाम दे देंगे, टॉ1, ये फर्स्ट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। और W2 और D2, ठीक है, W2 और D2 से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसको आप टॉ2 का नाम दे देंगे, ठीक है। इसी तरह W3 और D3 से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसको आप टॉ3 का नाम दे देंगे, और W4 और D4 से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसको आप टॉ4 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 टॉर्क जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 राइट हैंड साइड पे, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड पे 2 टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनका टोटल करेंगे तो टॉ1 प्लस टॉ2, दोनों टॉर्क को ऐड कर देंगे तो राइट हैंड साइड का टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे टॉ4 और टॉ3, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का टॉर्क आ जाएगा। अब जरा देखिएगा कि भाई जब यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, वो किस तरह से कि W1 और W2 2 लोड यहाँ पे हैंग कर दिए, जिसकी वजह से जो स्केल या रॉड है मूव करते हुए यहाँ पे इस तरह से मूव करते हुए नीचे चला जाएगा। जब रॉड या ये स्केल जब मूव करते हुए इस तरह से नीचे जाएगा तो उससे आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, ये इन 2 लोड की वजह से यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, ये स्केल मूव करते हुए नीचे जा रहा है इस तरफ। जब इसको यहाँ से रॉड मूव करते हुए नीचे जा रही है तो उससे जो टर्निंग इफेक्ट आएगा उससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उस टॉर्क को यहाँ पे जो 2 टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं टॉ1 और टॉ2, उनको ऐड कर लेंगे, टोटल टॉर्क आ जाएगा, टोटल टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। टोटल टॉर्क या टोटल टर्निंग इफेक्ट को हम बेसिकली क्लॉकवाइज टॉर्क का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क। मतलब स्केल अगर मूव कर रहा है या रॉड मूव करते हुए इस तरफ नीचे जा रही है तो वो किस डायरेक्शन मूव कर रही है बेटा, क्लॉक, क्योंकि क्लॉक जो है वो किस तरह से मूव करती है, इस डायरेक्शन में क्लॉक की डायरेक्शन है कि क्लॉक की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में है। तो इस वजह से इस टॉर्क को हम यहाँ पे नाम देते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, इस क्लॉक को नाम देते हैं बेटे हम क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। और क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर अब इन दोनों को जो है वो हम एज्यूम
पहले हमने किया और उससे जो है बताया कि भाई अगर इस साइड पे टर्निंग इफेक्ट आएगा उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस टॉर्क को हम क्लॉकवाइज टॉर्क का नाम देंगे। और अगर हम इन दो वेट को कंसीडर करते हैं, इन दो वेट को अभी निगलेक्ट करा देते हैं कि इन दो वेट्स और इन दो डिस्टेंस से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है जिसको टॉ3 और टॉ4, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो कैसे आएगा कि इन वेट की वजह से ये स्केल या रॉड मूव करते हैं यहाँ से नीचे जाएगा। तो यहाँ से मूव करते हैं स्केल नीचे जाएगा, तो इस टर्निंग इफेक्ट से इन दो वेट से इन दो जो आप ये कह सकते हैं लोड्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो टर्निंग इफेक्ट इस तरह से आएगा, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो इसकी डायरेक्शन जब इस तरह से है उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसको आपने टॉ3 और टॉ4 का नाम दिया, टोटल टॉर्क प्रोड्यूस कर लेंगे। तो टोटल टॉर्क टॉ3 और टॉ4 दोनों को ऐड करवा देंगे तो टोटल टॉर्क आ जाएगा, टोटल टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस तरह है, ठीक है। और इस डायरेक्शन को हम नाम देते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और ये इसकी डायरेक्शन अगेंस्ट क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन अगेंस्ट क्लॉकवाइज है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क का नाम देते हैं, ठीक है बेटे। इसको हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। तो देख लें, आपने देखा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में टॉर्क की दो डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज टॉर्क और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर यहाँ पे इन दो लोड को कंसीडर कर रहे हैं उससे जो टर्निंग इफेक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन ये है जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क। इन दो लोड को कंसीडर करते हैं उससे जो टर्निंग इफेक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन ये है, क्योंकि यहाँ से रॉड मूव करते हुए नीचे जाएगी, यहाँ से स्केल मूव करते हुए नीचे जाएगा। तो इसकी ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को हम यहाँ पे नाम देते हैं, उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन ये है, इस तरह है, इस डायरेक्शन से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस टॉर्क को हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क का नाम देते हैं। और याद रखिएगा कि क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा होगा पॉजिटिव, ठीक है। एक और चीज कि भाई यहाँ तक तो आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क यहाँ पे पढ़ लेंगे, दो डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और एमसीक्यू के लिए हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे कोई भी वेट रखें, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वेट्स रखें तो जिससे ये स्केल या रॉड जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस, ठीक है। वरना यहाँ पे लोड डालेंगे स्केल मूव करते हैं यहाँ से नीचे, यहाँ पे लोड जो है वो हैंग करेंगे स्केल मूव करते हैं यहाँ से नीचे। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लोड्स हमने यहाँ पे हैंग किए हुए हैं, जो वेट हमने हैंग किए हुए हैं, इनको मूव कराते हैं, ये मूवेबल है, यहाँ से इनको आगे पीछे करके मूव कराते हैं और इस स्केल या रॉड को बिल्कुल बैलेंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्केल यहाँ से मूव कर रहा है, स्केल यहाँ से मूव करते हुए नीचे जा रहे हैं, इसको करते हैं बिल्कुल बैलेंस। जब ये हो जाएगा बिल्कुल बैलेंस, ठीक है, इसको वेट्स को आगे पीछे करके मूव करा के जब इसको पूरे स्केल को बिल्कुल बैलेंस कर देंगे, जब ये स्केल हो जाएगा बैलेंस, तो उस बैलेंस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। बैलेंस कंडीशन को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग बताते ये हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों टॉर्क्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यही आप एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में प्रूव करते हैं। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में आपको क्या प्रूव करना होता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा क्या होते हैं, सेम। क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा जो है वो होते हैं बराबर। तो यहाँ पे आप टॉ1 और टॉ2 कैलकुलेट करें, उनको ऐड कर दें तो आपके पास टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा। टॉ3 और टॉ4 कैलकुलेट करें, उनको ऐड कर दें तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा। और अगर आपने कैलकुलेशन से पहले स्केल को बैलेंस कर दिया, इस रॉड को बैलेंस कर दिया, उसके बाद टॉर्क जो है वो कैलकुलेट किया, तो बैलेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड के दोनों टॉर्क टॉ1 और टॉ2 इनको ऐड करा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क। और लेफ्ट हैंड साइड के जो दोनों टॉर्क हैं, ठीक है, जो टॉ3 और टॉ4 इनको ऐड करा देंगे, टोटल आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, ठीक है।
तो यही आप काम जो है वो प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको प्रूव करके दिखाते हैं मैथमेटिकली भी। कहाँ पे? एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में, ठीक है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, समझ में और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करें, जिसमें आपने यहाँ पे ये पढ़ा कि भाई इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग, बैलेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। चलते हैं इसकी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जिसमें जो ये प्रिंसिपल है टॉर्क का, इसकी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि जो है वो आपके पास ये बात जो है वो रिटन में भी आ जाए कि ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, टॉर्क का, जिसको आप ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, ठीक है। इसमें बताया ये गया है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में आपने डायग्राम बनानी है, डायरेक्शन के बारे में लिखना है, इसके बारे में और कुछ लिखना नहीं है मजीद, ठीक है। सिर्फ ये पढ़ना था हमें कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दो डायरेक्शन होती हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा जो है वो क्या होगा? नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल दिएगा प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क, और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है बेटे। तो प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क है या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के हैं, एक ही बात है। तो इसकी स्टेटमेंट की हेडिंग डाल के स्टेटमेंट लिख लीजिएगा जो भी हमने डिस्कस किया कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, बैलेंस कंडीशन होगी, स्केलर और ये बैलेंस होगा, तो उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पे क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, बराबर होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में लिखना स्टार्ट करें। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज टॉर्क, in case of equilibrium clockwise torque is always equal to the anti-clockwise torque. In case of equilibrium clockwise torque is always equal to the anti-clockwise torque. In case of equilibrium clockwise torque is always equal to the एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. ठीक है बेटे. तो प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बाद चलते हैं. अब टॉर्क का टॉपिक कंप्लीट हो गया है. ठीक है. इससे पहले हमने टॉर्क प्रीवियस लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो है वो टॉर्क की डेफिनेशन डिस्कस की, थ्योरेटिकल डेफिनेशन डिस्कस की. ठीक है. उसके बाद जो है फिर हमने जो है वो टॉर्क का फार्मूला जो है वो ड्राइव किया फैक्टर अफेक्टिंग से कि भाई टॉर्क का फार्मूला क्या है, यूनिट क्या है. फिर आज की क्लास में हमने टॉर्क की डायरेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है ये हमने डिस्कस किया कि टॉर्क का प्रिंसिपल क्या है. उसके बाद अब हम चलते हैं टॉर्क के कुछ न्यूमेरिकल की तरफ, वो न्यूमेरिकल फिर करते हैं. फिर एक छोटा सा टॉपिक टॉर्क का रह गया है, कपल ऑफ टॉर्क, जिसको जो है वो टॉर्क ऑफ कपल जो है वो कह सकते हैं. और ये हम जो है इंशाल्लाह पहले अभी न्यूमेरिकल डिस्कस कर लें, फिर न्यूमेरिकल के बाद ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, टॉर्क ऑफ कपल या मूवमेंट ऑफ कपल. ऑलराइट. तो पहले चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ. ज़रा बुक ओपन कर लीजिएगा बेटा, और न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसके लिए यहाँ पे मैंने आपके पास बेटा फार्मूला लिखा हुआ है और यूनिट जो है वो आपके पास लिखा हुआ है. तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. बुक ओपन कर लें. पेज नंबर आपके पास 106. ठीक है बेटे. तो पेज नंबर 106 पे टॉर्क के दो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमने करने हैं, जिसमें 6.1 और 6.2 ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बेटे. ठीक है. तो पेपर्स के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं. कह रहे हैं कि अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी इफ मोमेंट आर्म इज 2 मीटर. ठीक है. कह रहे हैं कि एक फोर्स है 25 न्यूटन की, एक बॉडी पे अप्लाई हो रही है. कह रहे हैं इफ मोमेंट आर्म इज 2 मीटर, जिसका मोमेंट आर्म या टॉर्क आर्म जो है 2 मीटर है. तो बेटा मोमेंट आर्म क्या है, टॉर्क आर्म क्या है या फोर्स आर्म क्या है, एक ही बात है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से. ठीक है. और वो यहाँ पे कितना है, 2 मीटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क. बहुत ही सिंपल और इजी न्यूमेरिकल है. ठीक है. जिसमें देख लीजिएगा यहाँ पे हिंट डाल देते हैं, यहीं से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम. ठीक है भाई. तो प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करें. न्यूमेरिकल नंबर 6.1.
और पेज नंबर है 106। ठीक है बेटे, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 106 पे 6.1। इसमें क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। 25 न्यूटन की फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, डाटा देख लीजिएगा कि अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। फोर्स जो है वो कितनी अप्लाई हो रही है, 25 न्यूटन की। ठीक है, और कह रहे हैं कि इफ द मोमेंट आर्म इज 2 मीटर, जिसका मोमेंट आर्म जो है वो 2 मीटर है। मोमेंट आर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डी से। मोमेंट आर्म यहां पर है 2 मीटर। ठीक है, और कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू फाइंड करेंगे, टॉर्क कितना यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। टॉर्क का सिंबल आपने यहाँ पे लिख दिया कि टॉर्क यहाँ पे आपने फाइंड करना है। डाटा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बॉडी पे 25 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसका मोमेंट आर्म जो है वो 2 मीटर है, और टॉर्क की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो डाटा बना लिया होगा, डाटा बना लिया, कॉपी कर लें। उसके बाद चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो बेटा सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जो फाइंड करना है पहले वो लिख लेंगे। क्या फाइंड करना है भाई, हमने फाइंड करना है टॉर्क। तो लिख देंगे फॉर टॉ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। टॉर्क का सिंबल आपने लिख दिया, टॉर्क फाइंड करना है, आपने लिख दिया कि फॉर टॉर्क इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला आपने यूज़ किया। ठीक है, और जब कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो इसकी वजह से जब मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड गिवन होते हैं, तो कैलकुलेशन में एरो हेड यूज़ नहीं करते। आप देख सकते हैं फॉर्मूले में एरो हेड है, लेकिन कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और नॉर्मली कैलकुलेशन में डेरिवेशन में हम एरो हेड यूज़ नहीं करते। मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहे होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, तो इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहे हैं, तो इस वजह से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहाँ पे जो है आपने फॉर्मूला यूज़ किया, टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू डी विदाउट एरो हेड। तो फोर्स यहाँ पे है 25 न्यूटन की, और फोर्स आर्म, ठीक है, फोर्स 25 न्यूटन की, और जो मोमेंट आर्म है, फोर्स आर्म है, टॉर्क आर्म वो है 2, तो डी की जगह आपने वैल्यू लिख दी 2। टॉर्क इक्वल्स टू 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा बेटा 50, और यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है बेटे, तो ये आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, जिसमें जो है वो आपने टॉर्क कैलकुलेट किया, और टॉर्क यहाँ पे आपके पास आ गया 50 न्यूटन इंटू मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पे जिसका फोर्स आर्म या मूवमेंट आर्म 2 मीटर है, 25 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उससे 50 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। उससे 50 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक जो है वो आपने सॉल्यूशन इसका कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप देख लें कि सिंपल सॉल्यूशन है, फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, आंसर आ गया 50 न्यूटन इंटू मीटर। एंड में आपको पता है इसका लिखेंगे हम रिजल्ट। और रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, the torque produced by the body is 50 न्यूटन इंटू मीटर। the torque produced by the body is 50 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है बेटे, तो 6.1 बहुत इजी और सिंपल न्यूमेरिकल था, सॉल्व कर लिया। चलते हैं 6.2 की तरफ, और 6.2 में क्या कह रहा है जरा देख लीजिएगा। कह रहा है कि अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर 4 मीटर वाइड which requires a torque of 120 Newton into meter to open it. What will be minimum force required? तो कह रहे हैं कि एक डोर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इस तरह से देख लें कि ये आपके पास एक डोर है, ठीक है, आपने इस पर फोर्स लगाई जिसकी वजह से डोर जो है वो ओपन हो गया, और जो डोर ओपन हुआ उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, 120 न्यूटन। और बोल रहे ये फॉर एग्जांपल ये डोर जो है ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये आपने फोर्स लगाई यहाँ पे और टॉर्क जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, डोर ओपन हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो डोर जो वाइड है, बोल रहा है कि डोर जो है वो 4 मीटर वाइड है, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है डोर का वो कितना है, 4 मीटर का, ठीक है। और फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से टॉर्क 120 न्यूटन इंटू मीटर का प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितनी फोर्स अप्लाई करें जिससे डोर ओपन हो रहा है तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है 120 न्यूटन इंटू मीटर। तो फोर्स यहाँ पे अपने फाइंड करनी है। तो कह रहे हैं अगर एक डोर है जो
4 मीटर जिसकी चौड़ाई जो वाइड है 4 मीटर वाइड है, ठीक है, और फोर्स उस पर कितनी अप्लाई करें जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा 120 न्यूटन इंटू मीटर। तो इस न्यूमेरिकल में उसने क्या करा, पहले से आपको जो है वो टॉर्क कैलकुलेट करके दे दिया, और टॉर्क कितना कैलकुलेट करके दिया बेटा, 120 न्यूटन इंटू मीटर का, और बता दिया कि डोर की जो विड्थ है, ठीक है, जो वो कितनी है 4 मीटर की, डोर 4 मीटर वाइड है, और यहाँ पे अब ये बताएं कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा 120 न्यूटन इंटू मीटर। तो 6.2 चलते हैं, इसके अंदर उसने थोड़ी सी बात चेंज की है। अब आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है और उसने टॉर्क पहले से आपको कैलकुलेट करके दे दिया है, ठीक है बेटा। तो देख लीजिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.2 पेज नंबर 106, डाटा देखिएगा। अच्छा, अब डोर 4 मीटर वाइड है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस 4 मीटर है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो डी आपके पास कितना है 4 मीटर, और जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है बेटा 120 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है 120 न्यूटन इंटू मीटर, और फाइंड क्या करना है यहाँ पे कि फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं। आपने सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, ठीक है, जो फाइंड करना है वो लिखा है यहाँ पे, फॉर एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला ये टॉर्क का यूज करेंगे, और टॉर्क का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, टॉ इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है। इसमें फोर्स फाइंड करनी है, तो आप देख सकते हैं कि भाई डी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डी यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, देख लें बेटा। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा, यही मैं सामने करवा रहा हूँ। जब डी नीचे आके डिवाइड होगा तो किससे डिवाइड हो जाएगा, टॉर्क से। राइट साइड पर आ जाएगा एफ, और करके पलट के लिख देंगे एफ इक्वल्स टू टॉ अपॉन डी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें, टॉर्क जो है 120 है और डी आपके पास क्या है 4, ठीक है। दोनों को जब डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 3 जा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 और 0 30। तो फोर्स आपके पास आ गई यहाँ पे 30 न्यूटन की, तो फोर्स यहाँ पे आपके पास आ गई 30 न्यूटन की, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया फोर्स का 30। अच्छा बेटे, तो यहाँ तक आके आपके पास जो है वो आपने देखा कि 30 न्यूटन का आंसर आपके पास आ गया, फोर्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली 30 न्यूटन की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई डोर है जिसकी विड्थ जो आप ये कह सकते हैं 4 मीटर जो वाइड है, ठीक है, और उस पर 120 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, उस पर इतनी फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी फोर्स अप्लाई करने की पड़ेगी, 30 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डोर जो है वो 4 मीटर वाइड है, उस पर 30 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें, 30 न्यूटन की उस पे डोर पे 30 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा 120 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो आपने देखा कि यहाँ तक आके अब जो है वो आपने न्यूमेरिकल 6.2 जो है वो सॉल्व कर लिया। एंड में इसका रिजल्ट आप लोग खुद लिखेंगे, रिजल्ट के एंड डाल के इसका रिजल्ट लिखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिएगा, ठीक है बेटे। तो रिजल्ट लिखने के बाद यहाँ तक आके आपने टॉर्क का एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क, और उससे रिलेटेड टॉर्क के 2 न्यूमेरिकल्स भी हमने जो है वो टॉर्क के डिस्कस कर लिए और उनको सॉल्व कर लिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम टॉर्क का एक और बहुत छोटा सा लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कपल ऑफ फोर्स, उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहेंगे टॉर्क ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ कपल, वो डिस्कस करेंगे, और उसका एक न्यूमेरिकल आपके पास बुक में 6.3 वो सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।